आप सभी का स्वागत है इंद्राणी जीएस एकेडमी पे। सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम। बीपीएससी घटना चक्र का पीवाईक्यू सीरीज हम लोग कर रहे थे, जिसमें 6 क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की हो चुकी है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया है जो आज इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन, फिर स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, साइमन कमीशन भारत आया था, फिर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई थी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। उसी समय 3 गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है, ठीक है, जिसमें से दूसरे में गांधी जी जाते हैं, ठीक है, विफल हो जाता है। और प्रांतीय चुनाव का गठन देखा था हम लोगों ने। उसके बाद पाकिस्तान का डिमांड देखा था और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह देखा था। और आज हम लोग क्रिप्स मिशन से लेके भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस और आपको संविधानिक विकास जो है, फिर भारत में जो अंतरिम सरकार की जो गठन हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसमें एक आपको और दिया हुआ है विविध, एक चैप्टर है विविध, जिसमें करीब करीब 150 सवाल है। तो एक क्लास आपके लिए और लेके आएंगे जिसमें से सारे उसमें बुक्स एंड ऑथर वगैरह दिया हुआ है, तो वहां से आपका 3 से 4 नंबर कंफर्म होगा। यहां से भी आपका 2 से 3 नंबर एकदम कंफर्म फिक्स आने वाला एग्जाम में। तो आइए घटना चक्र के सीरीज को लाइन बाय लाइन देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला है क्रिप्स मिशन। देखिए, वर्ल्ड वार 2 जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि वर्ल्ड वार 2 छिड़ा हुआ था। उस समय विंस्टन चर्चिल, उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो चर्चिल था। वही चर्चिल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान जब गांधी जी लंदन गए थे तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला था। और उस समय ब्रिटेन और अमेरिका लड़ रही थी इटली से, जापान से और आपको जर्मनी से, ठीक है। उसी समय जापान के खौफ से ब्रिटिश सरकार को यह लगता है कहीं जापान जो है मतलब भारत को इन्वेड ना कर ले, भारत पे कब्जा ना कर ले। इस चलते जो अंग्रेज लोग थे वो चाह रहे थे कि भारत भी पूरी तरह से युद्ध में शामिल हो जाए। इसके पहले लॉर्ड लिथगो ने भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया था, जिसके जवाब में गांधी जी ने आपको इसको पूरी तरह से इनकार कर दिया। उसके बाद जब क्रिप्स मिशन जब आता है तो देखिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आता है भारत, ठीक है। तो पहला सवाल ही हमारा यहाँ क्या कह रहा है, आई होप आप लोग सबको क्लियर दिख रहा होगा, या बोलिए तो और थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में दिल्ली कब पहुंचे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे? तो ये प्रश्न कई बार यूपीपीसीएस, बीपीएससी और अन्य एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो 23 मार्च को याद रखिएगा, 23 मार्च 1942 इज द राइट आंसर। 23 मार्च को स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत के दिल्ली में पहुंचे थे। आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, अमेरिका व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के दबाव डाला। अमेरिका और चीन ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि भारत को स्वतंत्र किया जाए, ठीक है। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने, आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड वार 2 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था, याद रखिएगा। चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। तो क्रिप्स मिशन की घोषणा अगर पूछेगा, घोषणा तब कब हो जाएगा, 11 मार्च, ठीक है। लेकिन कब पहुंचा क्रिप्स मिशन भारत, तो 23 मार्च। तो और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। वही स्टैफोर्ड क्रिप्स जो बाद में आप देखिएगा कैबिनेट मिशन के भी एक सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस होते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे 1942 में को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। लेकिन इसमें क्रिप्स मिशन में क्या किया गया था ना कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का मतलब हम लोग दर्जा दे देंगे, मतलब रक्षा अनुसंधान और सब कुछ मेरे पास रहेगा और तुम लोग खाली मतलब अपने में घुटरू करते रहो। तो गांधी जी ने बोला कि ये उत्तर दिनांक चेक है, ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, इसका डिमांड तो हम लोग 1920 में ही कर रहे थे, उस समय तो मिला नहीं। अब 1940 में अंग्रेज आ रहा है डोमिनियन स्टेटस का लेके, जबकि आप लोग को याद होगा
1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पूर्ण स्वराज का मांग हो चुका था। और ये 10 साल 12 साल बाद अंग्रेज बोल रहा है कि वर्ल्ड वार में मेरे साथ लड़ो करो और मतलब कुछ नहीं तुमको मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसको क्या हुआ, इसको अस्वीकार कर दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्रिप्स के प्रस्ताव में वास्तव में हमें कुछ नहीं मिलेगा। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण ही हम इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे हैं? देखिए ये शब्द किसने लिखे हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे ज्यादा समय तक आपको कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और सबसे कम उम्र के भी कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक का नाम है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की। इन्हीं का पुस्तक है अल हिलाल, अल हिलाल और अल बलाग, अल हिलाल और अल बलाग, अल बलाग भी इन्हीं का पुस्तक है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड वार 2 के समय कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, क्रिप्स मिशन के समय भारत के अध्यक्ष कौन थे, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के अध्यक्ष कौन थे, तो सब का सब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये कथन मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही ये कथन है। शिमला समझौते के समय भी यही हो जाएंगे, ठीक है, कई बार पूछता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन द्वारा भारतीयों को साक्ष्य रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम में कहा है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम इन प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। कहने का मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद का कहना था कि जो युद्ध जो चल रहा है, वर्ल्ड वार 2 चल रहा है, इसी एक अच्छा मौका है हमको आजादी प्राप्त करने का, खींचने का। तो सब लोग चाह रहे थे कि इसी समय ब्रिटेन पर दबाव बनाया जाए। आपको अमेरिका भी कह रहा था कि चाइना भी कह रहा था कि यही सही समय है भारत की आजादी के लिए। लेकिन कुछ कुछ नेता जैसे भीमराव अंबेडकर लोग कह रहे थे कि नहीं, मतलब पड़ोसी के साथ भी जब दुश्मन भी जब दुख में होता है तो उसका साथ देना चाहिए, तो अभी हम लोग को साथ देना चाहिए। हालांकि हम लोग ने वर्ल्ड वार 1 में साथ दे के देख लिया था क्या हुआ था नतीजा, तो इस बार हम लोग साथ नहीं दे सकते थे। तो ये इन्होंने बोला कि एक वचन के कारण कि हम वचन दें आपके साथ, हमको ये मौका नहीं खोना चाहिए, याद रखिएगा। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम यानी कि एक उत्तर दिनांक चेक किसने कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा। अच्छा, जेबी कृपलानी जो थे ना, ये भारत के आजादी के समय ये आपको कांग्रेस अध्यक्ष थे, ये भी पूछता है, जेबी कृपलानी, ठीक है, याद रखिएगा। रंगून पर जापानी सेना, आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, रंगून पर जापानी सेना के अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश शिष्टमंडल मंत्रिमंडल का एक सदस्य स्ट्रैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारत नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, यानी कि मार्च से लेकर अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं ने मार्च से लेकर अप्रैल तक रहे, 3 सप्ताह रहे, लगभग 23 मार्च को पहुंचे थे और अप्रैल तक रहे। विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक प्रारूप के रूप में उन्हें प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक, उत्तर दिनांक चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, याद रखिएगा। जबकि सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ऑटोबायोग्राफी के अनुसार ऐसा बैंक जो टूट रहा है, ऑन अ क्रैशिंग बैंक को एक पत्रकार ने जोड़ा, ठीक है। तो उत्तर दिनांक चेक की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने, पोस्ट डेटेड चेक की, और इसको ऐसा बैंक जो टूट रहा है, वो जो नेहरू जी के जो आपको बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, किसने लिखा है? सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू ऑटोबायोग्राफी के अनुसार इसमें एक चीज जोड़ा है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। और क्रिप्स मिशन की जब असफलता होती है
तो उस समय महात्मा गांधी छेड़ देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि करो और मरो, डू और डाई, और बोलते हैं कि या तो हम स्वतंत्र होंगे, नहीं तो इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी प्राण को त्याग देंगे। करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी, और भारत छोड़ो आंदोलन यहां से शुरुआत हो जाता है, जो बहुत तीव्र आंदोलन होता है, याद रखिएगा, बहुत तेज आंदोलन होता है। इसमें ऑपरेशन 0 आवर चला के अंग्रेज बोलता है कि भारतीयों गलती मत करना, अभी हम खुद जर्मनी में हिटलर से परेशान हैं, तुम लोग अगर तंग करोगे तो तुम लोग को कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और वैसा ही करता है अंग्रेज, ऑपरेशन 0 आवर चला के जितने भी नेता थे, चाहे वो आपको राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, सबको क्या करता है, पकड़ के जेल में डाल देता है 1 घंटा के अंदर। और इसी को कहा जाता है कि ये बिना नेताओं का, बिना किसी नेता का, बिना किसी आपको लीडर का एक आंदोलन था। इस आंदोलन को देश की जनता ने ही संभाला था। तो आइए पूरा पढ़ते हैं इसका पोस्टमार्टम, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन देखिए कब प्रारंभ हुआ पूछ रहा है, तो 9 अगस्त को, 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ। क्या है कि 8 अगस्त को क्या होता है, 8 अगस्त को इसकी घोषणा होती है, याद रखिएगा, इसकी घोषणा होती है, कहां होती है, तो ग्वालियर टैंक मैदान में 1942 में, 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में इसकी घोषणा होती है। आइए इसको पूरा विस्तार में पढ़ लेते हैं। देखिए 7-8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक यानी कि अगस्त क्रांति मैदान, अब उसका नाम अगस्त क्रांति मैदान हो चुका है, ठीक है, में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विशेष बैठक हुई थी। कहां हुई थी? वर्धा प्रस्ताव। तो आपसे यह भी पूछता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसका प्रस्ताव किस बैठक में पारित किया गया? तो वर्धा बैठक में, वर्धा बैठक में, याद रखिएगा, पूछा है कई बार, में भारत छोड़ो की पुष्टि की गई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ, औपचारिक शुरुआत 8 अगस्त 1942 को ही हो गई थी, लेकिन 9 अगस्त 1942 को नेताओं की गिरफ्तारी के फलस्वरूप जनता में यह आंदोलन स्वतः ही स्फूर्त हो गई। अतः इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की व्यवहारिक शुरुआत 9 अगस्त को होती है, ठीक है। 7 अगस्त 8 अगस्त को उसका बनाया गया, आपको पारित किया गया 8 अगस्त को, और 9 अगस्त को अच्छे से चालू हो गया, ठीक है। जब जैसे ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, किसके द्वारा? ऑपरेशन 0 आवर, मतलब 1 घंटा खत्म होने से पहले सबको पकड़ के जेल में ठूस दो, ठीक है। देखिएगा, आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी की गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया। तो गांधी जी को, सरोजनी नायडू को आगा खान पैलेस में रखा गया। और एक दिलचस्प बात बताते हैं आप लोग को, महात्मा गांधी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, आप जानते हैं उनकी मृत्यु हो गई थी इसी आगा खान पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इतना मच्छर काटा गया, इतना मच्छर काटा गया, तो समझिए कि वो भी, गांधी जी की पत्नी भी शहीद हुई हैं, याद रखिएगा, बहुत कम लोग जानते हैं। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं मद्रास में था। सबसे ज्यादा प्रभाव कहां था? बंबई में, बंबई से तो शुरू ही हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश और मद्रास में। चलिए अगला, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब पास किया गया? तो पास किया गया कब? 8 अगस्त को, ठीक है। पास कब किया गया? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। कहां किया गया? तो आपको आगा खां पैलेस में, और नेहरू को अहमदनगर के किले में, ठीक है, अहमदनगर के किले में, अहमदनगर, ठीक है। यहीं पर नेहरू एक पुस्तक लिखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज, भारत की खोज, ठीक है, याद रखिएगा, यहीं पर एक पुस्तक लिखते हैं, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में
महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की जो चर्चा हुई थी, मतलब उसका प्रस्ताव जो पारित हुआ था वर्धा सम्मेलन में हुआ था, याद रखिएगा। और उस समय कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे चलेंगे, देखिए पढ़ लेंगे। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीबी कृपलानी, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, अरुणा आसिफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया, जिसे 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपना लिया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है, अगला, या तो हम भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस अभियान में मर जाएंगे। किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। देखिए, वही सारा चीज डू और डाई का नारा दिया था, सब चीज वही लिखा है जो हम लोग पढ़ लिए। भारत छोड़ो आंदोलन का आपको नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा, नेतृत्व किसने किया था? ना अंबेडकर जी ने, ना गांधी जी ने, ना नेहरू जी ने, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बिना लीडर, विदाउट लीडर, बिना नेतृत्व वाला आंदोलन था, विदाउट लीडर वाला ये आंदोलन था। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को हुई, लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। 9 अगस्त 1942 को पुलिस महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया। अतः यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, याद रखिएगा। तो गांधी जी नहीं इसमें मारना है। करो और मरो का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है, चलिए वही सब है, करो या मरो। एक मंत्र देता हूं मैं आपको, मतलब गांधी जी ने मंत्र दिया था, भारत को आजाद करेंगे या उसमें हम लोग शहीद हो जाएंगे। ठीक है, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। 8 अगस्त 1942 को महत्वपूर्ण क्यों है भाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए है सी आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल था, याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल था उस समय। वर्ल्ड वार 2 के समय पूछेगा, वर्ल्ड वार 2 के समय, द फाइट विल ब्रिटेन विल फॉट द वर्ल्ड विल नेवर फॉरगेट, उसका एक पावरफुल स्पीच है, बहुत खतरनाक नेता था चर्चिल, समझिए। और भारत के लिए काफी मतलब बेकार था। ठीक है, चर्चिल। ये चैम्बरलिन जो थे, चैम्बरलिन थोड़ा ठीक थे, चैम्बरलिन थोड़ा ये अच्छे नेता थे, याद रखिएगा। तो वही देखिए, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी को आपको संसद में बोल दिया था कि आपका जो चरित्र है वो दोहरा चरित्र है, आपके अंदर चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी है, मतलब कभी कभी आप चर्चिल की तरह बन जाते हैं और कभी कभी चैम्बरलिन की तरह बन जाते हैं। ये आपको मुंह पर बोल दिया था। आज का दम है किसी को मोदी जी के मुंह पर बोलने का? बताइए। तो उस समय सोचिए कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने चलाया था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो जो था उषा मेहता जी ने चलाया था। उषा मेहता जी ने खुफिया रेडियो चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। देखिए पढ़िएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस की भूमिगत रूप से रेडियो प्रकाशित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस की भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। ठीक है, मेनली चलाते थे राम मनोहर लोहिया, लेकिन आपको भूमिगत रेडियो जो होता है छुप के एकदम कर चलाने वाला, वो चलाया था उषा मेहता जी ने। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे ये आपको? तो देखिए, आपको संयुक्त प्रांत में, अब बिहार में तो बहुत ज्यादा था, यूपी में भी बहुत ज्यादा था, गुजरात में नहीं था। ठीक है, बंगाल में भी था। आइए क्या क्या देखते हैं। 214, केवल 1 नहीं, ये तो नहीं होगा। 1 और 4, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 3 ये भी नहीं होगा। 1 और 2 बिहार बंगाल नहीं, यूपी भी हो जाएगा। तो मेनली बिहार यूपी में ही सबसे ज्यादा फेमस था, तो सबसे ज्यादा देखिए डी हो जाएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश में ही
सबसे ज्यादा फेमस हुआ था ये, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि बिहार यूपी में देखिए जो स्टूडेंट जो थे ना वो लोग समर्थन देने लगे थे, जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे वो लोग समर्थन देने लगे थे। और इसी में पटना का सचिवालय कांड हुआ था, जिसमें 7 स्टूडेंट्स को, जो कोई 10वां का छात्र, कोई 12वां के छात्र थे, कोई ग्रेजुएशन के छात्र थे, बस झंडा फहराना चाह रहे थे डीएम ऑफिस ने, और वहां के डीएम आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और 7 लोगों को शहीद कर दिया गया। इसलिए वहां पे शहीद मार्ग भी है अभी पटना के सचिवालय के पास। देखिए पढ़ते हैं इसको। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उत्पन्न हुए दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण में स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन मुक्त बन गए, मतलब खुद से जन आंदोलन बन गया ये भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जेपी ने, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, इनकी पत्नी का नाम था प्रभा देवी। प्रभा देवी इनकी पत्नी का नाम था, याद रखिएगा, प्रभा देवी। और ये किनकी बेटी थी? ये आपको एक बहुत महान नेता थे, उनकी बेटी थी जिनका नाम था वशिष्ठ नारायण, याद रखिएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता। पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई कोसी नदी के कछाड़ में स्थित एक द्वीप बकरी का टापू, कहां से? नेपाल के तराई इलाका में, नेपाल के तराई इलाका में एक द्वीप था जिसका नाम था बकरी की टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया। अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया। इसका गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाही के लिए किया गया था, ताकि युद्ध के कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों को राम मनोहर लोहिया को, श्यामानंद सिंह को, वैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। और इनको कहां बंद किया गया? हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में इनको बंद किया गया, जेपी को, जयप्रकाश नारायण को। और यहां से ये क्या हुआ? ये भाग गए, ये यहां से जेल ब्रेक करके भाग गए, याद रखिएगा, भाग गए। कैसे भाग गए? तो बोले कि हम लोग दिवाली मनाएंगे जेल में, हमको पटाखा लाके दो। तो सारे कैदियों ने बोला कि हमको पटाखा लाके दो, हम दिवाली मनाएंगे। तो पटाखा, अंग्रेज लोग बोला कि पटाखा उटाखा कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप सुतो। बोले अगर पटाखा नहीं मिलेगा तो हम लोग को जो मग मिलता है पानी पीने के लिए, बर्तन देते हो खाना खाने के लिए, वही हम लोग पटकेंगे। तो बोला जो कर, अंग्रेज बोला जो करना करो, अपना माथा पटको, हमको मत भुकाओ। तो ये लोग समझिए कि क्या हुआ, पूरी रात ऐसे ऐसे पटकते रह गए और आवाज को सुन नहीं पाए, और इधर से गड्ढा खोद के बाउंड्री उंड्री। तब के जेपी, जयप्रकाश नारायण, उस समय काफी यंग हुआ करते थे, समझिए कि फरार हो गए और आजाद दस्ता का गठन किए। और इनके आजाद दस्ता का गठन करने का जो आपको प्रयोजन था वो ये था कि तोड़ फोड़ मचाना है, रेलवे लाइन को काट देना है, ब्रिटिश सरकार को क्षति पहुंचाना है, जिससे आंदोलन में दिक्कत नहीं आए, आंदोलन मजबूत हो जाए। आगे चलेंगे। नीचे 2 कर्तव्य दिए हुए हैं, व्यक्तित्व दिए हुए हैं, जिनका एक कथन है और दूसरा कथन कारण का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। कथन कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। बिल्कुल, देखिए आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? केशव बलिराम हेडगवार। केशव बलिराम हेडगवार ने पुणे में 1925 में इसकी स्थापना की थी। और ये आजादी के, समझिए कि आरएसएस जो था वो आजादी से मतलब पृथक था, अलग था, आजादी से लेना देना नहीं था, ठीक है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, नहीं, कोई देरी ही नहीं, इसका कोई था ही नहीं विचार। आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का तो कुछ था भी, लेकिन आरएसएस का नहीं था, ठीक है। आगे चलिएगा। विश्व हिंदू महासभा था उस समय। तो क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा लेकिन बी गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर की सही नहीं, सी हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर क्या है? गलत है, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं।
देखिए कथन है, देखिए कथन सत्य है लेकिन कारण क्या है, असत्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक वो किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन के संघ में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, याद रखिएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन है, इसका मिलान करना है, कौन सही है, कौन कौन सही, कौन सही नहीं, कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए पढ़िएगा, रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, यही गलत है, खेड़ा नहीं होगा, बारदोली, बारदोली हो जाएगा, ठीक है। जो आपको रैयत सरकार जो हुई का गठन हुआ था वो बारदोली में हुआ था, याद रखिएगा। प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, प्रजामंडल तालछाड़ सही है, और जातीय सरकार ये सही है, यही तो गलत हो गया, ऑप्शन ए इसका गलत है। देखिए क्या है, पढ़ लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, अपनी अपनी सरकार स्थापित की गई थी। जैसे आपको बलिया में किनके द्वारा, बलिया में आपको जेपी के द्वारा शुरू किया गया था, वैसे ही प्रति सरकार जो थी सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल के नेतृत्व में शुरू की गई थी, सतारा में प्रति सरकार की स्थापना की गई थी। प्रजामंडल जो है तालछड़, तालचर, तालचर जो अभी भी तालचर है वहां पर उड़ीसा में की गई थी, तालचेर प्रजा यहाँ पर, ठीक है, तालचर जो पावर प्लांट है। जातीय सरकार जो है तामलुक बंगाल में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। और रैयती सरकार जो है, ये रैयती सरकार खेड़ा में नहीं, कहां हुआ था, बारदोली में, बारदोली में गुजरात में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू द फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो चलिए हमारे आपके सबसे चहीते नेता सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन एकदम बनता है। देखिए पहला सवाल कह रहा है, अच्छा सुभाष चंद्र बोस जो है कब कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, दो बार, 1938 में और 1939 में, ठीक है। 1938 में जो बने थे, कहां बने थे, हरिपुरा, हरिपुरा में, ठीक है। और 1939 में जो बने थे, कहां बने थे, त्रिपुरी, त्रिपुरी, यही त्रिपुरी में त्रिपुरी संकट हो गया था, जो गांधी जी बोले थे कि मेरा जो कैंडिडेट है पटाभी सीतारामैया उसको बनाओ, और पूरा कांग्रेस चाह रहा था कि यंग और तेज और तर्रार, क्योंकि एक बार देख लिया था कि कैसा काम है बोस का, सब लोग मतलब समझिए कि जोश में आ गया था, तो बोस को देख के जोश में आ गया था, पूरा कांग्रेस बोस के सपोर्ट में था। लेकिन गांधी जी बोले कि नहीं, त्रिपुरी में 1939 में पटाभी सीतारामैया को बनाओ, तो दोनों के बीच में चुनाव कराया गया, ठीक है। और पटाभी सीतारामैया बुरी तरह से हार गए, तो गांधी जी बोलते हैं ना कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है। तो आपको बापू को ये क्या किए, सुभाष चंद्र बोस ने इनको समझिए कि राष्ट्रपिता का इन्होंने ही आपको ये दिया था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा जो था सुभाष चंद्र बोस ने ही अंडमान निकोबार से दिया था, स्वराज द्वीप से दिया था, ऑल इंडिया रेडियो पे कहते हुए। तो बहुत उनको मानते थे, अपने गुरु की तरह मानते थे, इसलिए बोला कि आप क्यों मतलब बुढ़ऊ ये कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, और हम इससे इस्तीफा दे देते हैं। तो त्रिपुरी से जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद को फिर बनाया जाता है, सीतारामैया नहीं, राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, अपने भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे उनको बनाया जाता है। तो याद रखिएगा 38 और 39, 38 में हरिपुरा और 39 में त्रिपुरी। आगे देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरा सत्र के अध्यक्ष चुने गए। देखिए यही गलत हो जाएगा, 1938 में कहां हो जाएगा, हरिपुरा, हरिपुरा, और त्रिपुरी कब हो जाएगा, 1939 में, 1939 में, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। हाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जब उन्होंने स्थापना की, तो अंग्रेज सोचा कि अभी तो कांग्रेस से निकल गया है, तो जो मन सो करेगा, तो इनको घर में नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया।
तो वहां से चंपत हो गए सुभाष चंद्र बोस, 1941 में देश छोड़ दिए और यहां से जापान गए, जर्मनी गए, रसिया गए, बहुत जगह गए। ठीक है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार की गठन की। ये भी देखिए सही है, ये भी सही है। 2 और 3, केवल 1 और 3 हो जाएगा। देखिए 2 गलत है ना, नहीं नहीं 1 ही गलत है, 1 गलत है, तो केवल 2 और 3 ये हो जाएगा, केवल 2 और 3। देखिए पढ़ लीजिएगा। वर्ष 1938 में कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में, ना कि त्रिपुरी में हुआ था। हरिपुरा सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस का 52वां वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1941 में रात के समय घर से भेष बदलकर फरार हो गए और निकलने की योजना के सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की, अतः सही उत्तर बी है। ठीक है, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। इस दिन हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। कहां हुआ था? कटक के उड़ीसा में। उस समय उड़ीसा भी बंगाल का हिस्सा था। ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की उपाधि धारण की और 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस में उत्तीर्ण हो गए। मतलब आईसीएस निकाल लिए, मतलब जो अभी का आईएएस है उस समय आईसीएस होता था। 1938 में हरिपुरा, 1939 में त्रिपुरी। ठीक है, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तथा 1941 में जर्मनी चले गए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी 1941 में किए और जर्मनी भी चले गए 1941 में। ठीक है ना। उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज का कमान संभाल लिया। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। जर्मनी में स्थित भारतीय सैनिकों द्वारा फ्री इंडिया लीजन द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली थी। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली थी फ्री इंडिया लीजन के द्वारा, याद रखिएगा, जर्मनी में। ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो हिटलर भी कभी कभी आता है ऑप्शन में, तो हिटलर ने भी उनको नेताजी कह कर पुकारा था। लेकिन जो भारतीय जो सैनिक थे, आपको जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के जो सैनिक थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। और देखिए बोस बाबू को उपाधि मिला था एक और, देशभक्तों का राजकुमार, देशभक्तों का राजकुमार या देशभक्तों का देशभक्त। ठीक है। ये किन्होंने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था। गांधी जी जब कांग्रेस छोड़कर गए तो बापू का आशीर्वाद लेने के लिए गए और बोले कि सुभाष तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, लेकिन विजय भवा, मतलब जीत की आशीर्वाद देते हुए इन गांधी जी ने भी बोला था कि ये देशभक्तों का देशभक्त है। ठीक है, आगे चलिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने के नाम से पहले, देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान पूर्वक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन ने जोड़ा था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो का नारा दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलो दिल्ली का नारा दिया था, दिल्ली चलो नहीं, चलो दिल्ली। और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखिए, और आजाद हिंद फौज का जो गठन था, वो आपको आईएनए का जो गठन था वो मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने उसका कप्तान बन गए थे। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का प्रारंभिक गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सहायता से किया गया था। प्रारंभिक चरण में इस संगठन कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने किया था। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने इसका गठन किया था, याद रखिएगा।
वर्ल्ड वार 2 के समय महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु बाद में नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने के हाथों में आ गई। इन्होंने आजाद हिंद फौज को संगठित किया और चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। ठीक है, आगे मतलब दिल्ली की तरफ कूच करो। अगला, किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो कैबिनेट मिशन की विफलता, ऑप्शन ए शाही भारतीय जल का सेना विद्रोह, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन का अस्वीकार्य, या आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। तो डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। देखिए क्लीमेंट एटली, जब चर्चिल के बाद लेबर पार्टी की सरकार बनती है और क्लीमेंट एटली बन के आते हैं प्रधानमंत्री, और क्लीमेंट एटली ने बोला था कि जो आजाद हिंद फौज का जो गठन है और नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था, ये दोनों बहुत बड़ा कारण हुआ था आजादी का। याद रखिएगा, उस समय कमर तोड़ के रख दिया गया था। मतलब इतने पावरफुल हो गए थे सुभाष चंद्र बोस की रंगून उंगून सब पे कब्जा उब्जा करते हुए इधर इंडोनेशिया, सिंगापुर, अंडमान निकोबार सब फतेह करते आ गए थे। याद रखिएगा, उस समय हालत खराब हो गया था। आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना विद्रोह जैसे घटनाओं के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचा। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने यह घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1942 में। 1942 में किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस द्वारा। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए वही है, अन्य नाम इसका आजाद हिंद फौज है। 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, वही चीज लिखा हुआ, कुछ अलग नहीं है। आगे देखिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि केपी मेनन, नद्धाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए का विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह के उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह ने जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आईएनए का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है। इसे हिंदी में हम आजाद हिंद फौज कहते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी 2 भी इसको कहा जाता है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मतलब कैप्टन मोहन सिंह ने का कुछ मतभेद हो गया था जापानियों से, तो उन्होंने क्या हुआ कि वो चाहे कि मतलब हम इसमें खंडित करके अलग सेना बना दे, लेकिन रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह को हटा दिया और अध्यक्षता सौंप दी सुभाष चंद्र बोस को। याद रखिएगा। आगे, और ये सब हो रहा था कहां? सिंगापुर में। आगे, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की थी? जनरल करियप्पा नहीं, जनरल करियप्पा ये इंडियन आर्मी के पहले अध्यक्ष थे, स्वतंत्र भारत के इंडियन आर्मी के पहले अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे, इन्हीं की याद में हम लोग आर्मी दिवस मनाते हैं। जनरल मोहन सिंह अरोड़ा, जनरल मोहन सिंह हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय, मोहन सिंह हो जाएंगे, ठीक है, मोहन सिंह हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और इसने किसे ये किया था? तो मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। याद रखिएगा, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई आईएनओ के मुकदमा के पक्ष में वकील थे। जब भारतीय आजाद हिंद फौज पे जब मुकदमा चलाया गया, तो
उसकी तरफ से लड़ा था जवाहरलाल नेहरू ने, तेज बहादुर सप्रू ने, कैलाश नाथ काटजू ने, और उसके जो अध्यक्ष थे वो भूला भाई देसाई थे। उसके अध्यक्ष जो थे, जो वकीलों का जो टीम था, पूरा जो कांग्रेस के पुराने पुराने वकील थे, इन्होंने अपना कोट उट झाड़ झुड़ के फिर से काला कोट पहना, और बहुत लोग वकालत छोड़ दिए थे ना, सब लोग असहयोग आंदोलन से ही वकालत सब लोग छोड़ चुके थे, और उसके बहुत साल बाद फिर से अपना कोट पहना, और आपको भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में ये लोगों ने जाके केस लड़ा आईएनए के खिलाफ, आईएनए के समर्थन में। देखिए, वर्ष 1945 में प्रारंभ हुए लाल किला में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, सर की उपाधि जो होती थी ना, यही नाइटहुड की उपाधि थी, नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि याद रखिएगा, जिसको लौटा दिया था किसने आपको, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कब, जलियांवाला बाग के बाद। जलियांवाला बाग के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी। राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी आपको जमुनालाल बजाज ने, ठीक है। तो तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे, लेकिन भूला भाई देसाई जो थे इस समिति के मुख्य या वरिष्ठ वकील थे, समझिए, मुख्य मुख्य वकील यही थे। वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहां से आई, कहां से आई, तो आपको सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर से, सिंगापुर द्वीप पे किया था। सिंगापुर द्वीप में याद रखिएगा 1943 में ही क्या हुए थे, कमान संभाले थे, कमान संभाले थे, याद रखिएगा, ठीक है। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो हुआ 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप जो था जापान के अधीन था। वर्ष 1942 से 1945 तक जापान के अधीन था सिंगापुर द्वीप। जापान के अधिकार से पूर्व सिंगापुर ब्रिटिश मलाया का अंग था, याद रखिएगा। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी सिंगापुर से। सिंगापुर में अंग्रेज का ही कब्जा था, लेकिन जापान उस पर कब्जा कर लिया था वर्ल्ड वार 2 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी थी। देखिए, भारत के साथ जापान ने और 9 देशों ने मान्यता दे दी थी आजाद हिंद फौज को, इंडियन नेशनल आर्मी को। 9 देश, उसमें से 9 देश कौन कौन थे, तो एक्सिस पावर के जो देश थे। देखिए, अक्टूबर 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को 9 देश ने मान्यता दी थी। ये देश मुख्यतः कौन थे, जो धुरी राष्ट्र थे, एक्सिस पावर थे, जापान, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, बर्मा और फिलीपींस। उसके बाद फिर आपको मुचुकाओ यानी कि मंचूरिया जो चीन में जो था, चीन बाद में चीन का अधिकार हो गया, और वांग प्रांत जो था चीन का, और ये आपको नोमा जो था क्रोएशिया। धुरी राष्ट्र 9 देशों ने ये आपको ये कहा था, मतलब अपना समर्थन दिया था सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को, ठीक है। आगे चलिएगा, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे कौन बढ़ा, तो देश के बाहर स्वतंत्र भारत के सुभाष चंद्र बोस के ये की गई थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस सी आंसर हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में निर्वासित भारतीयों द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस इसके नेतृत्व करता थे। आगे चलिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या कर दिया था, तो निकोबार द्वीप का नया नाम कर दिया था स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, और यहीं से आपको बापू कह के बुलाया था। देखिए, वर्ल्ड वार 2 के दौरान अंडमान और निकोबार में ब्रिटिश सरकार के हाथों से फिसलकर 1942 में जापान के अधिकार के क्षेत्र में आ गई। इस द्वीप पर जापान का अधिकार हो गया, 1945 तक बना रहा, जब तक ब्रिटिश सरकार द्वारा इस द्वीप पर पुनः अधिकार न कर लिया गया। नवंबर 1943 में जापान सरकार ने अंडमान और निकोबार में प्रतीकात्मक स्वरूप से सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को सौंप दिया। इस द्वीप के कमान सौंपे जाने के उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार को स्वराज और अंडमान को शहीद द्वीप का नाम दे दिया था, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़ा नहीं था? तो देखिए कौन नहीं जुड़ा था। जनरल मोहन सिंह तो इसके संस्थापक ही थे, प्रेम सिंह सहगल भी थे, ठीक है, इनको भी फांसी का मुकदमा चला था, शहनवाज खान को भी फांसी का मुकदमा चला था। एस ए डांगे जो है ये नहीं जुड़े हुए थे। एस ए डांगे ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वही है। एस ए डांगे का संबंध जो है भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन से था, ना कि आपको इससे। देखिए आगे है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? बहुत एक विद्रोह हुआ था, इसको भी कारण माना जाता है, आजादी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, 1946 में, याद रखिएगा। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 1946 में, जिसमें लगभग 1100 भारतीय नौसेना सैनिकों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी थी। तो बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है, नौसेना में ज्यादा सैनिक होते भी नहीं और 1100 सैनिक समझ रहे हैं भूख हड़ताल करने लगे, तो बहुत बड़ा विद्रोह होता है। आगे चलते हैं। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध। देखिए क्वेश्चन है इसमें, गुरिल्ला युद्ध का जो छापेमार युद्ध जो होता था और गुरिल्ला युद्ध जो होता था, जो महाराणा प्रताप और ये आपको बाद में महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद करने लगे और आपको छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे, तो गुरिल्ला युद्ध का ही प्रयोग किए सुभाष चंद्र बोस। और इसके खिलाफ कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस युद्ध के खिलाफ थे कि हम लोग को गुरिल्ला युद्ध नहीं करना है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए अब हो गया। अब ये 1937 में ये आपको ये कहे थे, जो आपको हुआ था फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था उसमें ये चर्चा किए थे, ठीक है। आगे देखेंगे। अब आ गया कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना जो भारत में आई थी ना, ये सरकार बनाने और संवैधानिक विकास करने आई थी। इसमें कौन कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। इसमें कौन कौन थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, क्रिप्स, ठीक है। ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। और सर पैथिक लॉरेंस जो थे यही आपको अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है भारत भेजा गया था क्यों? कैबिनेट मिशन को निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए और संवैधानिक व्यवस्था के तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरा पर काम करने के लिए। तो नहीं, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 को जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष भारतीय मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा 2 अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, को भारत में सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए और संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। अंग्रेज 1946 में समझ गया अब हमको देश छोड़ना है, और जब देश छोड़ना था तो आपको 1946 में ही आपको भेजा, क्या आपको ये आपको भेजा आपको क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस के आपको अध्यक्षता में ये कैबिनेट मिशन भेजा। और इसका जो ये था कि अच्छे से संविधान तैयार हो जाए और राष्ट्रीय उन लोगों को ये सौंप दिया जाए, ठीक है ना। अगला, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता, देखिए इसी पे क्वेश्चन वही है, घुमाएगा, तेजी में देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 23 मार्च 1946 को, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? 23 मार्च 1946 को भारत के कराची आया था। 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली पहुंचा था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, भारत में के राज्य सचिव थे उस समय, ठीक है, याद रखिएगा। अन्य 2 सचिव जो थे, देखिए स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे उस समय ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के सचिव थे, ये भी पूछता है। और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। तो कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस जो थे भारत के सचिव थे, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, और आपको सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो आपको ट्रेड यूनियन के
ट्रेड यूनियन के आपको उस समय अध्यक्ष थे। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन कौन था? देखिए, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। रैमजे मैकडोनाल्ड याद करिए, ये आपको गोलमेज सम्मेलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड क्या था आपको? ये था आपको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे देखेंगे, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? वही क्वेश्चन है, कौन तीनों थे? लॉर्ड बेवेल नहीं थे। लॉर्ड बेवेल बाद में बेवेल आपको बन गया था, ये आपको आया था भारत वाइस रॉय बन के। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो क्रिप्स मिशन से लेकर लॉर्ड बेवेल दोनों तक बात किया था किसने? आपको अबुल कलाम आजाद ने, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाले कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। चलिए, अब हो गया। अब अंतरिम सरकार का गठन है। अंतरिम सरकार का गठन से ये कुछ कुछ क्वेश्चन है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे भाई? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली, याद रखिएगा। ठीक है, सरदार पटेल जी को आपको रियासत मंत्री बनाया गया था। ठीक है, जवाहरलाल, आगे देखिएगा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि विभाग, याद रखिएगा। ठीक है, और 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद वही है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग, देखिए श्रम विभाग जो था जगजीवन राम के पास था। इन्हीं की बेटी है मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है इन्हीं की बेटी हैं। क्या थी? भारत की पहली लोकसभा स्पीकर, भारत की प्रथम लोकसभा की स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर एक ही बात है। ठीक है, जगजीवन राम, याद रखिएगा, बाबूजी भी इनको कहते थे। जगजीवन राम को बाबूजी के उपाधि से नवाजा गया था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों विभाग के मंत्री कौन थे? रियासत विभाग के मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, बाद में बने गृह मंत्री। आगे देखिएगा, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। अब यहां से भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ए आंसर हो जाएगा जून 1948 में। जून 1948 में। देखिए, आइए पढ़िएगा, 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों से सत्ता हस्तांतरण करने का इरादा है, परंतु साथ में यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो इस बात पर ब्रिटिश सरकार को विचार करना होगा कि ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की शक्तियां किसे दी जाए। किसी केंद्रीय सरकार को यह कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकार को भी भारतीय जनता के हित में उचित समझे जाने वाली किसी भी अन्य तरीके को। मार्च 1943 में लॉर्ड माउंटबेटन ने को वाइसरॉय की शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत में ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण के साथ साथ यथासंभव भारत के संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। ये सब हालांकि झूठ है, बांटने का वही लोग का इरादा था। ठीक है, उन्होंने यह बात है कि अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। ठीक है, माउंट क्लीमेंट एटली बना के भेजा किसको? तो माउंटबेटन को। वेवेल का जगह पर आ गया माउंटबेटन आ गए। वेवेल से संभल नहीं रहा था भारत में, उस समय दंगा चल रहा था बहुत। ठीक है, क्योंकि बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? बांटो और छोड़ो का नारा दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, जिसका नाम था जीना भाई खट्टर। हिंदू था, बाद में वहां जाके मुस्लिम बन गया, कायदे आजम। और इसको कायदे आजम की उपाधि, कायदे आजम की उपाधि दी थी। कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता। ठीक है, दी थी महात्मा गांधी ने। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई 1947 या 14 अगस्त 1947? तो 14 जुलाई 1947 याद रखिएगा।
ब्रिटेन की संसद में 14 जुलाई को संसद में यह पारित हो गया था। देखिए, माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा यह विधेयक पारित किया गया था। 14 जुलाई नहीं, 15 जुलाई होगा, 15 जुलाई हो जाएगा और 16 जुलाई, 15 जुलाई को पारित हुआ था। कहाँ? 15 जुलाई को पारित हो गया था आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, याद रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में 15 जुलाई को, और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। याद रखिएगा, ये उच्च सदन था, ये निम्न सदन था, जैसे लोकसभा राज्यसभा है। ठीक है। तत्पश्चात विधेयक को शाही स्वीकृति 18 जुलाई को दी गई। मतलब ब्रिटेन के जो राजा थे उसने 18 जुलाई को स्वीकृति दिया। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में 15 जुलाई में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स 16 जुलाई और 18 जुलाई ब्रिटेन के राजा ने। याद रखिएगा। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचा था? रेडक्लिफ ने खींचा था। रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ ने आपको बाउंड्री खींच दिया था। 30 जून 1947 को बंगाल सीमा आयोग, बंगाल बाउंड्री कमीशन और पंजाब सीमा आयोग बनाया गया। इन आयोग की अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया। रेडक्लिफ अवार्ड रिपोर्ट के अनुसार पंजाब और बंगाल के विभाजन सीमाएं तय हुई, जिनके बाद में संबंधित हिस्सों पर भारत पाकिस्तान, बंगाल वाले हिस्से में वर्तमान भारत बांग्लादेश सीमा के रूप में अपना दिया गया। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? राज्य विभाग की जो स्थापना थी, राज्य विभाग की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है ना, पढ़ लेते हैं। माउंटबेटन ने घोषणा की कि विभाजनोपरांत अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा अलग अलग स्टेटस डिपार्टमेंट करेंगे। नेहरू की रियासत का एकीकरण के लिए स्टेटस डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा गया। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और वीपी मेनन ने उसके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। अच्छा, ये पूछ रहा था। हाँ, तो सरदार पटेल हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है। सरदार पटेल के अध्यक्षता में ही देशी रियासत विभाग तो उन्हीं के पास था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। याद रखिएगा, जेबी कृपलानी थे उस समय कांग्रेस अध्यक्ष। और सी राजा गोपालाचारी जो थे, भारत के आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल यानी कि वाइसरॉय बन गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा। और ये मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा, ठीक है। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी। 1947 में, 1946 में मेरठ अधिवेशन और दिल्ली अधिवेशन दोनों का दोनों आपको जेबी कृपलानी। ठीक है। अगला, संयुक्त अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। ये भी जेबी कृपलानी का ही क्वेश्चन है। किस समय पार्टी, कौन सी पार्टी थी? अच्छा, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी? तो लेबर पार्टी थी। याद रखिएगा, ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी थी। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 51 तक था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी, अंग्रेज जून 1948 तक भारत को पूर्ण रूप से छोड़ देगा। लेकिन छोड़ दिया 1 साल पहले ही। भारत का संवैधानिक विकास, अब भारत में संवैधानिक विकास हुआ। अंतरिम सरकार का गठन ही इसलिए हुआ था कि भारत में संविधान का विकास हो जाए, और अंग्रेज इतने साल राज किए थे तो उनको ये ना बोला जाए कि मतलब हम मेरा भारत को जैसे तैसे लूट खसोट के छोड़ दिए, तो थोड़ा सा संवैधानिक विकास करवाया। इसमें से देखिए जाए कैसे कैसे हुआ।
रेगुलेटिंग एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। 1773 में। इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा, बेबस, बेबस एक ट्रिक याद रखिएगा, बेबस एक ट्रिक याद रखिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, कब? कोलकाता में, कोलकाता में, जिसके पहले जज कौन थे? सर एलिजा एम्पे। और बंगाल को और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था, और बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो बस बे से बंगाल के अधीन, और स से सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा इसमें। ठीक है, आगे रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। आगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? देखिए बहुत क्वेश्चन थोड़ा टफ है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1786 का एक्ट, 1786 का आया था। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद इनको ये हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक बोला जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक, यानी कि आईसीएस का जनक बोला जाता है, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो भारत में है, तो ये भी पूछता है, याद रखिएगा। कहाँ है? गाजीपुर में, गाजीपुर में इसका कब्र है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। 1788 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में इसे परिषद के नियमों को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान थे कि कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामले को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भारत में गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों को हटाकर 3 सदस्य कर दिया गया। नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन अपनी संपत्तियों का विवरण खुलासा करने के लिए कहा गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए लाया गया था कि उस समय, उसके पहले जो इस पे महाभियोग चला था, आपको वेलेजली पर, ठीक है, वेलेजली पर महाभियोग चलाया गया था, और मतलब ये वॉइसरॉय गवर्नर जनरल ज्यादा लूट खसोट ना कर सकें, इस चलते ये किया गया था। आगे देखेंगे, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा को स्वीकार कब किया गया था? तो 1853 के चार्टर एक्ट से। 1853 के चार्टर एक्ट से समझिए कि प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया था, सिविल सेवा के जनक किया गया था। और डायरेक्टरों की संख्या जो थी, देखिए चार्टर एक्ट 1953 में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रक बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इनमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतिरोध परीक्षा द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं किया जाएगा। तो जो नियंत्रक बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, उसकी जो मतलब ये बोला गया कि उसको चुनेगा सरकार और उसका वेतन तय करेगा सरकार, लेकिन जो उसको पैसा देगा वो गवर्नर जनरल की तरफ से दिया जाएगा, यानी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है ना। और 24 से घटाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जनसंख्या का कितनी कर दी? 18। और एक एग्जाम शुरू कराया गया, आईसीएस, ठीक है, सिविल सेवा की एग्जाम शुरू कराई गई। निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ? पृथक निर्वाचक मंडल कब शुरू हुआ था? 1909 में। इसको क्या कहते हैं? मॉन्टे मिंटो मॉर्ले मिंटो अधिनियम, मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, जब क्या किया गया था? बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, और 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वारा
लॉर्ड मिंटो उस समय भारतीय वॉइस रॉय था और मॉर्ले जो था उस समय भारत सचिव था। दोनों ने मिलकर पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया था मुसलमानों को अलग से वोट करने का अधिकार। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से। याद रखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम से भारतीय उच्चायुक्त का पद को लाया गया था। इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट, क्योंकि उस समय भारत का जो सचिव था वो था मॉन्टेग्यू और भारत का वॉइसरॉय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड क्या? चेम्सफोर्ड। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत के राज्य सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। राज्य सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों को की देखभाल इत्यादि करना था। याद रखिएगा। तो भारतीय उच्चायुक्त की स्थापना 1919 में, वही है मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड अधिनियम। ठीक है, 1919 वही है मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड अधिनियम। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी कार दी गई है जिसके सभी ब्रेक में जिसमें राव ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा कहा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 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 कब आया था? भारत शासन अधिनियम 1935 वाला। ठीक है, इसको कहा था नेहरू जी ने क्या कहा था? 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक कार है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है, कि ये एक गाड़ी है जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है। ये किसको कहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कहा था। याद रखिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और जो हमारा आज का संविधान है वो 90% कहां से लिया गया है? यहीं से लिया गया है। ठीक है, आगे चलिएगा। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट तो था ही, चार्टर एक्ट 1833 भी था। एक देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे पहले कब आया था? 2 बार है, 1858 में, 1853 में आया और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। चार्टर एक्ट आया था 1853 में, 33 में 53 में चार्टर एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में पहली बार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 ये भी ऐतिहासिक था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 ये नहीं था ऐतिहासिक। ठीक है, ये तो बाद में हुआ, बाकी सब वही है। आगे देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? गुलामी का चार्टर बताया था कि इसमें एक गाड़ी है लेकिन इसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। ये दोनों बात बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1936 के अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू कब कब अध्यक्ष बने? एक 1929 में, 1936 में और 1937 में। 37 में फैजपुर अधिवेशन, 36 में लखनऊ अधिवेशन और 29 में लाहौर अधिवेशन। 29 में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज। 36 में क्या हुआ? 36 में यही 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की आलोचना। और फैजपुर में हुआ था देसी रियासत के विपक्ष में बोले थे कि मैं एक पूर्ण रूप से समाजवादी हूं और मेरा राजे और रजवाड़ों पर विश्वास नहीं है। आगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त किया गया ने क्या समाप्त किया गया? 1935 में प्रांतीय द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और सेंट्रलाइजेशन को ला दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। जो 1919 में जो हुआ था प्रांतीय द्वैत शासन, 1919 के प्रांतीय द्वैत शासन को रद्द कर दिया गया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? गवर्नर जनरल कार्यकारिणी का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता,
1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, भारत के संघ का प्रस्ताव। तो बिल्कुल डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, एक टाइम हो गया काफी, इसको जल्दी से खत्म करेंगे। उसमें भारत के संघ का प्रस्ताव नहीं था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अब वही है, कुछ अब इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्य को मूर्ति रूप दिया। मतलब भारत और पाकिस्तान को बांटने के लिए कौन सा अधिनियम आया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इससे भारत और पाकिस्तान को मान लिया गया, बांटने का विचार एक्सेप्ट कर लिया गया, और सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री खींच के बांट दिया गया। आगे चलेंगे, द्वैत शासन का जनक किसको बोला जाता है? द्वैत शासन का जनक सर लियोनस कार्टियस को माना जाता है, याद रखिएगा, 1919 में, ठीक है। लियोनियस कार्टियस को माना जाता है, डी, लियोनियस कार्टियस को जनक माना जाता है, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको पहली बार बंगाल में लगाया था, लेकिन द्वैत शासन पूछ रहा है, कब वाला द्वैत शासन कब लगा था? 1919 में। किस अधिनियम से लगा था? मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड अधिनियम। आगे, मुद्दिमन कमेटी को किसकी कार्यपालिका पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया? देखिए, ये अभी 2023 का क्वेश्चन है। मुद्दिमन कमेटी को, ये आपको बी हो जाएगा, द्वैत शासन प्रणाली। देख लेते हैं, देखिए पढ़िएगा, मुद्दिमन समिति की नियुक्ति वर्ष 1924 में अलेक्जेंडर मुद्दिमन के नेतृत्व में हुई थी। इस समिति को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित संविधान पर द्वैत शासन के मुद्दे पर चर्चा व जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सरकार के अलावा इसमें 6 भारतीय सदस्य भी थे। ये थे शिव स्वामी अय्यर थे, पिरांजपे थे, तेज बहादुर सप्रू थे, विजय चंद मेहताब थे, और मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना थे, याद रखिएगा, ठीक है। 1935 में अपना रिपोर्ट डाला था मुद्दिमन समिति ने, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट हुआ मॉडर्न हिस्ट्री। एक टॉपिक अब इसमें जो बचा है वो है विविध यानी कि मिसलेनियस का, जो आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का निचोड़ होगा। तो उसको आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। एक क्लास आप लोग के लिए कल ही अपलोड करा देंगे, ये वाला तो आज अपलोड होगा, कल वो अपलोड करा देंगे। थोड़ा सा क्लास वो बड़ा होगा, उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं है, बस क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग मतलब पहले भी देख चुके होंगे, तो वो रिवीजन भी होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।